हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सबका एक बार फिर से हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है गाइज। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस करा था नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हमने ओवेरियन साइकिल के बारे में बात किया, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये कैसे मेंटेन करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। और यूट्राइन साइकिल के अंदर हमने डिस्कस करा कि एंडोमेट्रियम कैसे बड़ी होती है, एंडोमेट्रियम को बनाने में, मोटा बनाने में कौन हेल्प करता है, एंडोमेट्रियम को सपोर्ट कौन करता है। एंड हमने डिस्कस करा कि जब एंडोमेट्रियम सेटअप होती है, एंडोमेट्रियम टूटती है, तो वो स्थिति क्या होती है। और हमने यूट्राइन साइकिल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान देखी जाने वाली फेजेज के बारे में डिस्कस करा। ये सब कोर्स गाइज ओके। तो और हमने कुछ नॉर्मल वैल्यूज के बारे में डिस्कस करा, जो कि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर देखते हैं कि नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, ऑल थिंग कंडीशन। टुडे आज हम बात करने वाले हैं गाइज कि डिसऑर्डर ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कि बहुत सारी फीमेल का ये कंप्लेन होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर डिस्टर्बेंस होता है, डिस्फंक्शन होता है, या एटिपिकल क्या देखने को मिलेगा, कंडीशन देखने को मिलेगा। वी ऑल दैट गाइज। तो उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बड़े आराम से पेन कॉपी लेके बैठो, आराम से समझना कि हम क्या बातें डील करने जा रहे हैं। यस ऑफ कोर्स। सो यस गाइज, डिसऑर्डर ऑफ द मेंस्ट्रुएशन मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर होने वाली अबनॉर्मलिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। यस, तो क्लास को शुरू करते हैं। ओके गाइज, तो ठीक है, हम बात करें डिसऑर्डर के बारे में। तो यस ऑफ कोर्स, थंबनेल से आपको जैसा कि नज़र आ रहा है कि हम बात करेंगे डिसऑर्डर डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन। कि मेंस्ट्रुएशन के अंदर क्या क्या अबनॉर्मलिटीज होती है, असामान्यता होती है, उसको अपन डिसऑर्डर के अंदर काउंट करते हैं। होप सो। यस गाइज। हाँ जी, हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। यस गाइज, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी, यस, characteristic of the नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। यस गाइज, हमने नॉर्मल वैल्यूज पढ़ी थी, वही हमारी नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक है कि जो एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके अंदर क्या स्थिति देखने को मिलेगी। हम बात करते हैं नॉर्मल लेंथ के बारे में, है ना, लंबाई के बारे में बात करते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है वो नॉर्मल कितना लंबाई का होता है। तो बिल्कुल हमने देखो, वैसे तो हम बोले तो 21 से लगाकर 35 डेज का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो नॉर्मल होता है। और ज़्यादातर एग्जाम में वो 28 दिन का ही पूछते हैं कि 28 डे होता है, वो एवरेज होता है। क्या होता है? एवरेज। याद रखना गाइज, ये आपके वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं किसी महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 डे से आता है तो भी वो नॉर्मल में आएगा। और अगर किसी महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 डेज के अंदर से भी आता है, यानी 35 दिन से भी आता है, तो भी वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नॉर्मल होगा। ठीक है ना। अगर 35 डेज से ज़्यादा दिन हो गए, एक दिन भी हो गया चाहे, तो वो फिर अपनॉर्मलिटी में काउंट होगा। और 21 से एक दिन कम में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा तो भी वो क्या आएगा, यानी वो अब नॉर्मल में आएगा, डिस्टर्बेंस में आएगा, डिसऑर्डर में आएगा। ठीक है ना। और एवरेज आप सब जानते ही हो कि जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 दिन का होता है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है कि किसी महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो चाहे 28 दिन से आ रहा है, चाहे 25 डेज से आ रहा है, चाहे वो 23 डेज से आ रहा है, चाहे वो 32 डेज से आ रहा है। 21 से 35 डेज के बीच में कभी भी अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, पर मंथ आता है, तो महिला का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो नॉर्मल में काउंट करा जाता है। तो आप भी इस प्रकार की कोई महिला है तो आप उसको ये बता के उसको आप सेटिस्फाई कर सकते हो कि ये नॉर्मल स्थिति होती है। ठीक है ना। बिल्कुल ठीक। आगे बात करते हैं नॉर्मल स्थिति के बारे में। यस, वी ऑलरेडी डिस्कस गाइस, हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात करी है। यस, अगला जो मैं बात कर रहा हूँ कि हाँ जी, एवरेज के बारे में मैंने आपको बता दिया। और जो मैं बात करूँगी हमारे इंडिया के अंदर, या लगभग जो 15% फीमेल होती है, जो 15% फीमेल होती है, उन्हीं के अंदर ही 28 दिन देखने को मिलेंगे। बाकी में तो कोई में 22 मिलेगा, 25 मिलेगा, 26 मिलेगा, 30 मिलेगा, 32 मिलेगा। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ तो वेरिएशन मिलता ही है, कुछ ना कुछ तो टाइम ड्यूरेशन अलग अलग मिलता ही है। ओनली ऑन जो, जैसे मैं बात करूं कि 100 महिला को मैं अगर कलेक्ट करता हूं, 100 महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल की मैं अगर हिस्ट्री लेता हूं, तो उनमें 15 महिलाएं आपको ऐसे बोलेगी कि मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज से आता है।
ठीक है ना। तो ओनली ऑन 15% महिलाएं हैं, वो आपको बताएगी कि मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डे से आता है। बाकी महिलाएं कुछ अलग अलग बताएगी, 21 भी बता सकती है, 22, 27, 29, 30, मतलब 35 तक वो बता सकती है ना। यस गाइज, तो आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब चाहे क्वेश्चन कैसे भी आए, वी ऑल नो दैट गाइज। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, तो नॉर्मल डे ऑफ द नंबर ऑफ डे ऑफ ब्लीडिंग, बिल्कुल नंबर ऑफ डे ऑफ ब्लीडिंग हमने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था कि 3 से लगाकर 5 दिन होते हैं वो नॉर्मल डे होते हैं। ठीक है ना, 3 से लगाकर 5 दिन होते हैं वो नॉर्मल डेज के अंदर काउंट होते हैं कि 3 दिन से लगाकर 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल। और हमने बताया नॉर्मल नॉर्मल ब्लड लॉस के बारे में बताया। क्या बताया गाइज? नॉर्मल ब्लड लॉस, है ना, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कितना ml ब्लड लॉस होता है। तो अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली, वैसे मैं बात करूं 20 से लगाकर 80 ml तक हो सकता है ना, 20 से 80 ml। और अगर वही बात ऑन एन एवरेज की आ जाती है गाइज, तो आप बताओगे 35 ml बताओगे। कितना ml बताओगे? 35 ml बताओगे। ठीक है ना। हाँ जी, 35 ml है वो नॉर्मल वैल्यू होती है। ये हमारा बेस्ट आंसर है गाइज, ये हमारा क्या है, ये हमारा बेस्ट आंसर है। अगर आपको एग्जामिनर बोल दे कि अगर सेकंड बेस्ट बताओ, तो आप फिर 50 ml बता देना। क्या बताओगे? कि ये जो सेकंड बेस्ट आंसर हमारा होगा 50 ml। कोई एग्जामिनर है वो हो सकता है कि 35 ml आपको ऑप्शन में नहीं दे, तो फिर सेकंड ऑप्शन हमारा होगा 50 ml होगा। ठीक है, तो मैंने नॉर्मली 20 से 80 ml बता दिया, और मैंने एवरेज बता दिया कि बेस्ट बेस्ट ऑप्शन होगा वो 35 ml होगा। और सेकंड बेस्ट जो ब्लड लॉस का जो अमाउंट होता है वो कितना होगा? 50 ml होगा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यस यस यस, ठीक है। हाँ जी, अब मैं जो बात करने वाला हूँ गाइज आपके सामने, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कि हम बात करने वाले हैं, हम बोल रहे हैं कि साहब हम पढ़ क्या रहे हैं, हम डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? डिसऑर्डर। और डिसऑर्डर का मतलब भी अबनॉर्मल होता है। क्या होता है डिसऑर्डर का मतलब? यहाँ पर क्या होता है? अबनॉर्मल होता है। यस गाइज, तो डिसऑर्डर मीन्स अबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, मेंस्ट्रुएशन। तो गाइज मेंस्ट्रुअल के अंदर अबनॉर्मलिटी कोई क्या बोलते हैं? डिसऑर्डर बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? या इसको मैं AUB भी बोल सकता हूँ गाइज, बहुत सिंपल सी है। एटिपिकल, मैं पूरा नाम लिख देता हूँ इसका, एटिपिकल यूटेराइन, एटिपिकल यूटेराइन ब्लीडिंग, बिल्कुल ठीक। देखो, टिपिकल का मतलब तो नॉर्मल होता है, और टिपिकल मतलब नॉर्मल, और एटिपिकल का मतलब हो गया अबनॉर्मल। क्या हो गया? अबनॉर्मल। ठीक है ना, मतलब असामान्य। ठीक है ना। तो बिल्कुल ठीक है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई प्रकार की अबनॉर्मलिटी है, तो उसको AUB भी कह सकते हैं, और इसका मतलब एटिपिकल यूटेराइन ब्लीडिंग। और हम सबको पता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ब्लीडिंग होती है वो कहाँ से होती है, बताओ देखें। वो ब्लीडिंग होती है यूट्रस से, और यूट्रस से अभी एंडोमेट्रियम से होती है। हम सब जानते हैं ये चीज़ें, बिल्कुल ठीक। यस गाइस, तो इसको आप क्या बोलोगे? एटिपिकल यूटेराइन ब्लीडिंग बोलते हो, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, आगे बात करें क्या? हाँ जी, तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन के तौर पर आपको लिखना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द AUB, एटिपिकल यूटेराइन ब्लीडिंग का क्या डेफिनेशन होगा? बिल्कुल ठीक। हाँ जी, तो इन डेफिनेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं गाइज। तो यस, ओके, अलग कलर पेन से, एनी डेविएशन, any deviation from, any deviation from normal characteristic, normal characteristic of the menstrual cycle, of the menstrual cycle, of the menstrual cycle. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि एनी डेविएशन, ये वर्ड है वो हमारा सबसे बेस्ट वर्ड होगा इस डेफिनेशन को समझने के लिए, कि एनी डेविएशन ऑफ नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल,
कि हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के नॉर्मल विशेषताएं तो पढ़ी है। मैं चाहे उसके ड्यूरेशन की बात करूं, मैं चाहे उसके ब्लड लॉस की बात करूं, और चाहे मैं उसके नंबर ऑफ ब्लीडिंग डेज के बात करूं, ऑल थिंग के बारे में बात करूं, वो हमने नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा। अगर एनी डेविएशन का मतलब होता है कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर कोई कमी होती है, एनी डेविएशन का मतलब होता है कमी होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एटिपिकल यूटेराइन ब्लीडिंग बोल दो, या उसको अबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल दो। इसका मतलब आपको परिभाषा ये समझ में आ गई है कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की विशेषताओं में किसी प्रकार की कमी को अबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर शामिल किया जाता है, या इसे एटिपिकल यूटेराइन ब्लीडिंग भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब आपको समझ में आ गया कि ये स्थिति क्या होती है। नाउ गाइस, अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स के बारे में। किसके बारे में बात करें? टाइप्स के बारे में बात कर लें कि कौन कौन से टाइप होते हैं अबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, है ना? तो बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ना, अलग अलग टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं टाइप्स आपके सामने लिख रहा हूँ। नंबर 1 टाइप के बारे में, जिसका नाम होगा मिनोरेजिया। क्या होगा गाइज? मिनोरेजिया। बड़े अक्षरों में लिख दिया है आपके लिए। और मिनोरेजिया का मतलब क्या होता है, इसी से हम डील करने वाले हैं। यस गाइज, एक ही वर्ड से समझना है, वो हमारी परिभाषा होगी। क्या होगी? परिभाषा होगी। मिनोरेजिया का मतलब होता है एक्सेसिव एक्सेसिव ब्लीडिंग। मिनोरेजिया का मतलब होता है एक्सेसिव ब्लीडिंग। समझ में आया गाइज? बिल्कुल ठीक। अब थोड़ा ध्यान लगा के सुनना। मिनोरेजिया एक प्रकार का अबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है जिसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। हमें पता है कि नॉर्मल ब्लीडिंग तो 35 ml होती है एवरेज, परंतु अगर वही ब्लीडिंग अगर 80 ml से ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने 20 to 80 ml तो नॉर्मली माना था ना, और अगर मैं बात करूं कि 20 to 80 ml हमने नॉर्मल काउंट किया था, तो इन दैट कंडीशन अगर 80 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो क्या वो एक्सेसिव ब्लीडिंग में आएगा क्या? और ये एक्सेसिव ब्लीडिंग को ही मिनोरेजिया कहते हैं। क्या परिभाषा समझ में आ गई? एक ही वर्ड समझना है, क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें यही समझना है। मिनोरेजिया नाम आया, एक्सेसिव ब्लीडिंग आया, उत्तर लगा दो। एग्जाम में यही आएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल की वे अबनॉर्मलिटी जिसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, नाम बताओ कौन सा है? तो बताओगे मिनोरेजिया। कोई दिक्कत? वो सिंपल सी बात करी हमने। यस गाइज, इसके अंदर हम बात करते हैं आपसे कि क्यों क्यों हो सकता है, या हम फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, चलो, है ना? चलो देखो, पहली बात होगी, हमने पहले ही आपको बता दिया कि ब्लड लॉस, क्या बोला गाइज? ब्लड लॉस मोर देन, ब्लड लॉस होगा मोर देन 80 ml। पहली बात तो ये कि कितना ml से ज़्यादा भाई? 500 1000 ml? क्या ना ना, मैं बात करूं 80 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस होता है तो हम बोलेंगे मिनोरेजिया। दूसरी बात कि इसके अंदर हम बात करते हैं भाई कितने दिनों से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस होगा, तो फिर उसमें शामिल करेंगे तो नंबर ऑफ डेज नंबर ऑफ डेज ऑफ ब्लीडिंग, कि कितने दिन से ज़्यादा अगर ब्लीडिंग होगी तो फिर शामिल इसी में करेंगे कि भाई ये मिनोरेजिया है। क्योंकि देखो, जब तक 5 से 6 दिन तक अगर ब्लड लॉस होता है तो ऑन एन एवरेज भाई 30 40 50 ml हो जाता है। अब अगर वही अगर 8 9 10 दिन तक हो रहा है, तो इसका मतलब ब्लड लॉस तो ज़्यादा होगा ना। तो भाई एक ही बात है, तो ज़्यादा दिनों तक ब्लीडिंग हो तो ही वो एक्सेसिव ब्लीडिंग आएगी, और कम दिनों में ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो भी वो सेम कंडीशन होगी। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ डेज ऑफ ब्लीडिंग मोर देन, कितने दिन से ज़्यादा होगी तो मोर देन 8 days, है ना? याद रखना इस बात को कि अगर 80 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है
किसी मेंस्ट्रुअल पीरियड में तो उसको मेनोरेजिया कहते हैं। और अगर किसी महिला में मोर देन 8 दिन से ज़्यादा अगर ब्लीडिंग होती है तो भी उसको मेनोरेजिया कहते हैं। ठीक, ओके। हम बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, ये क्यों हो सकता है, कारण क्या हो सकते हैं। अब देखो ये कब कब देखा जाता है, तो सीन इन फाइब्रॉइड यूट्रस। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, मैंने आपके सामने लिख दिया कि ये कहाँ पर देखा जाएगा, तो सीन इन यूट्राइन फाइब्रॉइड। इधर नहीं दिख रहा है तो ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। चलो, ये कहाँ पर देखा जाएगा, तो सीन इन कहाँ पर देखा जाएगा, यूटेराइन फाइब्रॉइड। कि देखो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारा यूट्रस है, ठीक है। तो यूट्रस में क्या छोटे छोटे ऐसे फाइबर बन जाते हैं, छोटी छोटी गांठें बन जाती है, उसको यूट्राइन फाइब्रॉइड बोलते हैं गाइस। ये हालांकि इसकी सर्जरी है वो पॉसिबल है, इतना भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। परंतु अगर किसी के यूट्रस में ऐसे छोटे छोटे ट्यूमर से या फाइब्रॉइड गांठें बन गई है, तो वहाँ पर उस महिला के अंदर मेंस्ट्रुअल अब नॉर्मल मिलेगा। और वो टाइप कौन सा होगा, मिनोरेजिया होगा, ठीक है ना। तो 3 कंडीशन बता दी कि कितने ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होगा, तो मिनोरेजिया बोलोगे 80 ml से। मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अगर 8 दिन से ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही है तो फिर मिनोरेजिया बोलेंगे। और यूटेराइन फाइब्रॉइड वाली महिला में ऐसा देखा जाता है। क्या आपको ये समझ में आया, आया कि नहीं आया? अब तो आया ही होगा, है ना। चलो आगे बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। अगला जो अबनॉर्मलिटीज है बात करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर 2 अबनॉर्मलिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं गाइज, विच मीन्स इज द हाइपोमेनोरिया। ये सभी लिखो, अपने तन मन से लिखो, हाइपोमेनोरिया। क्या लिखोगे, हाइपोमेनोरिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर यू। ओके गाइज, हाइपोमेनोरिया का मतलब देखो, हमें से नाम से ही पता चल रहा है, हाइपो का मतलब लेस, क्या होगा, लेस। और मेनोरिया का मतलब होता है ब्लीडिंग। क्या होता है, ब्लीडिंग। तो इसका मतलब परिभाषा तो हमारे सामने यही आ गई कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की वो अबनॉर्मलिटी जिसमें ब्लीडिंग होती है वो कम होती है, लेस होती है। क्या होती है, लेस होती है, उसको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाइपोमेनोरिया, ठीक है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की वो अबनॉर्मलिटी जिसमें ब्लीडिंग है वो लेस होती है, कम होती है। अब कितने से कम होगी, तब हम बोलेंगे कि भाई ये ब्लीडिंग कम हुई है। कितने दिन से कम अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड आएगा तब हम बोलेंगे भाई ये हाइपोमेनोरिया है। और कौन सी स्थितियों में ये देखा जाता है, ठीक है। चलो बात करते हैं, ओके लेट्स कंटिन्यू। हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी स्थितियों में ये देखा जाएगा। तो नंबर 1 की बात करें कि ब्लड लॉस, कि ब्लड लॉस अगर 20 ml से कम हुआ तो फिर हाइपोमेनोरिया बोलेंगे, क्योंकि नाम ही लेस ब्लीडिंग आ गया। और कितने दिन से कम होगा, तो नंबर ऑफ ब्लीडिंग। भी किसी का मेंस्ट्रुअल पीरियड आया और उसमें कितनी ब्लीडिंग, कितने दिन तक ब्लीडिंग होगी, तब हम मानेंगे कि ये हाइपोमेनोरिया है। तो अगर 2 दिन से कम ब्लीडिंग होती है किसी महिला में, तो वो भी हाइपोमेनेरिया में आएगा। अब सीधी सी बात है भाई, एक ही बात है, तुम ज़्यादा टेंशन नहीं लो, मेरी बात सुनो आप। कि देखो अगर 20 ml से कम है, यानी चाहे फॉर एग्जांपल कि किसी महिला का मेंस्ट्रुअल पीरियड आज स्टार्ट हुआ तो 6 दिन तक वो पीरियड रहा, परंतु उसमें ब्लीडिंग है वो 20 ml से कम हुई, तो भी वो हाइपोमेनोरिया है। और अगर किसी महिला का ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ और वो 1 से 2 दिन तक ही रही, तो ब्लड वैसे नॉर्मल, परंतु 2 दिन में कितना हो जाएगा, इसका मतलब 2 दिन रही उसमें भी ब्लीडिंग तो कम ही हुई, और ये दिन ज़्यादा रह गई तो भी ब्लीडिंग कम हुई, तो मतलब वो हाइपोमेनोरिया में आएगा ना।
चाहे किधर से भी कैसे बोलो सेम ही बात है। अब एक दिन में कोई 50 ml 35 ml तो होती ही नहीं है, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि 3 से 5 दिन के अंदर 35 ml होती है। तो एक दिन में तो 35 ml हो नहीं सकती, तो इसका मतलब मैं नॉर्मल तो वैसे भी नहीं बोल सकता। तो अब 2 दिन में कितनी होगी भाई, 20 ml से तो कम ही होगी ना। तो इसका मतलब उसको मैं हाइपोमेनोरिया कह सकता हूँ। समझ में आया ना? थोड़ा ऐसे समझा करो, मन लगा के समझा करो ना, तब समझ में आएगा। ठीक है, चलो। हाँ जी, कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो वी कैन सी गाइस, सीन इन एशरमान, सीन इन एशरमान सिंड्रोम। बिल्कुल ठीक। एशरमान सिंड्रोम, क्या आपको पता है कि एशरमान सिंड्रोम क्या होता है? कहाँ बताऊं? हाँ जी, एशरमान सिंड्रोम का मतलब होता है गाइज, फॉर एग्जांपल ये हमारा यूट्रस है, ठीक है ना, और यूट्रस और हमारा सर्विक्स ये हो गया। तो यूट्रस में क्या होता है कि यूट्रस में फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, और ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बन जाती है। तो बताओ, ये कुछ जाली लाइक सब संरचना बन गई ना, कुछ नेट लाइक संरचना बन गई, देखो जाले जाले से बन गए। तो बताओ इसको क्या बोलेंगे? एशरमान सिंड्रोम बोलेंगे। क्या बोलोगे? एशरमान सिंड्रोम बोलोगे। अगर आप मेरे से पढ़े हुए हैं थ्योरी क्लास में, तो ये आपको बताया हुआ है। नहीं भी बताया तो आज सुन लो कि यूट्राइन कैविटी में फाइबर के कुछ जाले बन जाते हैं, उसको बोला जाता है एशरमान सिंड्रोम। और एशरमान सिंड्रोम में हाइपोमेनोरिया देखा जाता है। हैव यू अंडरस्टैंड? क्या आपको बात समझ में आ रही है कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक। अगली स्थिति में हम बात करते हैं नंबर 3। ठीक है, नंबर 3 के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आपके सामने लिख रहा हूं पॉलीमेनो या पॉलीमेनोरिया। ठीक है, पॉलीमेनोरिया। अब समझना इसको। पॉली का मतलब ज़्यादा, मेनोरिया मतलब यहाँ पर साइकिल की बात हो रही है, मेंस्ट्रुएशन की बात हो रही है। ठीक है ना? अब समझना, इसका मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ। इन शॉर्ट, शॉर्ट साइकिल, पॉली मेनोरिया का मतलब शॉर्ट साइकिल, या मैं लिख दूं फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन, फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन की। हाँ जी, अब फ्रीक्वेंट का मतलब क्या क्या होता है, अब सुनो मेरी बात। अब शॉर्ट साइकिल का मतलब शॉर्ट कब बोलोगे भाई, शॉर्ट कब बोलोगे? देखो, हमने एक चीज बोली थी कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 21 से लगाकर 35 होता है। तो भाई आप मुझे बताओ कि आप शॉर्ट कौन से साइकिल को बोलोगे? उत्तर दो अपना, सभी अपने अपने उत्तर दो कि निम्न में से 21 दिन से कम अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड आएगा तो शॉर्ट होगा, कि 35 दिन के बाद पीरियड आएगा तब शॉर्ट होगा? बताओ। हम्म, बताओ बताओ। अरे बिल्कुल, आपका जवाब सही है जो आप सोच रहे हो कि अगर 21 दिन से कम, क्या बोलोगे, 21 डेज से कम अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, तो इसका मतलब वहां पर वो शॉर्ट साइकिल हो गया ना। अब तो इसका मतलब देखो, अगर कोई महिला फॉर एग्जांपल कोई 30 दिन से मेंस्ट्रुअल साइकिल में आती, तो अगले 30 दिन में आएगी, तो इसका मतलब अब वो 21 डेज में ही आ रही है, 21 डेज में आ रही है, तो इसका मतलब 10 दिन तो उसके कम पड़ गए ना। इसका मतलब एक महीने में 10 दिन उसके क्या हो गए, कम पड़ गए। इसका मतलब शॉर्ट हो गया ना। शॉर्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब ये बात और समझो कि एक महिला 30 डेज के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल में आती है, और एक महिला है वो 20 दिन से मेंस्ट्रुअल साइकिल में आती है ना। अब मैं 21 से कम लिख रहा हूँ, तो मैं 20 लिखूँ 19 लिखूँ, एक ही बात है। तो बताओ, ये 31 वाली महिला है वो साल के अंदर फॉर एग्जांपल ये 12 टाइम है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आएगी। 12 मतलब हमारे साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने तो होते हैं। तो साल में ये 12 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल में आएगी।
और अगर ये 20 डेज वाली महिला है तो बताओ ये कितनी बार आएगी, तो कम से कम ये 15-16 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल में आएगी, क्योंकि ये 10 दिन जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चल रहे हैं, तो इसका मतलब वो बार बार ये इसी में तो काउंट होंगे, क्योंकि 10 दिन 3 महीने में उसका एक मेंस्ट्रुअल साइकिल बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 10 दिन ये तो माइनस होते ही जाएंगे ना। तो इसका मतलब कि एक महीना और बढ़ जाएगा, तो 6 महीने में उसके दो एक्स्ट्रा हो गए, है ना। और 9 महीने में उसके 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्स्ट्रा हो गए, क्योंकि ये 10 दिन इसका मतलब कम तो होते ही है ना। भैया आप एक नॉर्मली समझो कि फॉर एग्जांपल कि कोई महिला का 1 जनवरी को मेंस्ट्रुअल साइकिल आया और अब 28 में आया, तो नेक्स्ट टाइम जब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आएगी तो वो 26 को आएगा ना, मतलब 26 डेट, इसका हाँ 28, तो इसका मतलब मंथ के 2 दिन कम हो गए ना। तो वैसा ही कुछ साइकिल होता है कि ये 12 नहीं, ये 12 से 13 टाइम आती होगी, क्योंकि 2-2 दिन की हर एक महीना का अगर 28 दिन से आती है तो 2-2 दिन कम हो गए ना, वैसे भी तो एक महीना तो एक्स्ट्रा हो गया उसका। तो साल के अंदर एक कम से कम महिला है वो 13 टाइम 14 टाइम में वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आती है। सही है ना। दैट्स वाई, इसीलिए हम यहाँ पर आपको कहने वाले हैं कि ये जो साइकिल है शॉर्ट साइकिल बोलते हैं। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बार बार, क्या होता है, बार बार, है ना। अभी 20 दिन हुए मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया, 20 दिन हुए मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया, 15 दिन हुए मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया। पहले महीने में एक बार आती है या 15 दिन में एक बार आ रही है, तो साल में सॉरी महीने में 2 बार हो गया, तो मतलब वो शॉर्ट साइकिल हुआ ना। दैट्स वाई, ठीक है ना। ओके 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 ओके। ओके, तो हमने इसके बारे में बता दिया, हम बात कर ले कि ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है। तो आप बताओगे ओवेरी, ओवेरी कंजेस्टेड, ओवेरी कंजेस्टेड, है ना। अब ओवेरी कंजेस्टेड, कंजेस्टेड का मतलब क्या होता है यहाँ पर। भाई कंजेस्टेड का मतलब यहाँ पर भीड़ होता है गाइस, क्या होता है। तो ओवेरी में अगर ज़्यादा फॉलिकल मैच्योर हो गया, जल्दी फॉलिकल मैच्योर हो गया, तो वो ओवुलेशन करेगा, और ओवुलेशन करेगा तो जल्दी से ओवुलेशन हो गया, जल्दी से फिर कॉर्पस लूटियम बन गई, कॉर्पस लूटियम जल्दी बन गई तो उसका टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है, तो जल्दी जल्दी वो विलुप्त भी हो जाती है, और प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा तो एमसी साइकिल आ जाएगा। ऐसा ही तो होता है। तो ओवेरी के अंदर कुछ हार्मोन वगैरह होते हैं, वो ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाते हैं कि जल्दी जल्दी काम करने लगते हैं। तो जल्दी काम करेंगे तो वो काम महीने से पहले ही कर लेंगे, 28 डे से पहले कर लेंगे, तो जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब शॉर्ट हो जाएगी तो साइकिल भी तो शॉर्ट हो जाएगा। तो पहले 28 दिन से आता था, अब 21 दिन से आ रहा है, 21 दिन से कम आ रहा है ना। बाकी 21 से लगाकर 35 डेज तो नॉर्मल होते हैं। समझ में आया ना। तो बहुत सारी महिलाएं आपको ऐसा कंप्लेन करेगी, तो आपको ये चीज़ें आपको ये बतानी है कि देखो ये इस इन स्थितियों में ऐसा होता है, तो उसको समझाना है कि देखो भैया इसका कारण ओवेरी है, तो एक बार चेकअप कराओ, जांच कराओ, वो सब चीज़ें हो गई। बिल्कुल ठीक। बताओ 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 बताओ। चलो, अगली स्थिति में हम आपसे बात करने वाले हैं नंबर 4 के बारे में गाइज। यस, अगला जो नाम लिख रहा हूँ, हाँ देखो एक और बात गाइज कि यहाँ पर पोली का मतलब आप तो, मैं लिख तो यहाँ पर मैं पोली मेनोरिया रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ शॉर्ट, परंतु पोली का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये तो आप समझते हो ना कि भाई पोली का मतलब वैसे तो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है कि ये ईयर के बारे में बात कर रहा है कि अगर कोई महिला का शॉर्ट साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उस महिला का मेंस्ट्रुएशन एक साल में ज़्यादा टाइम आएगा ना। भाई नॉर्मली 12 से 13 टाइम आता है, तो अभी यहाँ पर कोई 15 से 16 टाइम आएगा। इसका मतलब तभी इसको बोला है पोलीमेनोरिया। क्या बोला है, पोलीमेनोरिया। बाकी चीज़ें शॉर्ट है, हालांकि इधर वैसे तो क्या होना चाहिए, ओलिगो होना चाहिए, ओलिगो का मतलब कम होना चाहिए, परंतु ये कोई टाइम की बात नहीं कर रहा है, ये पूरे साल की बात कर रहा है कि भाई एक साल में वो महिला वैसे तो 12-13 टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल में नॉर्मली आती है, परंतु पोलीमेनोरिया वाली महिला 15-16 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल में आएगी, इसलिए उसको बोला पोली मतलब ज़्यादा। समझ में आया ना। ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है भाई साहब, हैंग हो जाओगे। चलो ठीक, अगली बात करते हैं गाइस। अगला जो मैं नाम लिख रहा हूँ ओलिगो, ओलिगो मेनोरिया, ओलिगो मेनोरिया,
हैव यू अंडरस्टैंड गाइज? ओलिगोमेनोरिया के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज द ओलिगोमेनोरिया। वैसे ओलिगो का मतलब होता है कम होता है ना, परंतु मैं वो अभी बातें नहीं करूँगा। अभी हम पूरा चैप्टर ये पढ़ के फिर बताऊंगा कि भाई ओलिगो का मतलब यहाँ पर क्या हुआ। वैसे अगर आपने पोली समझ लिया ना, तो पोली पूरे साल में आपने समझा है, तो इसका मतलब ओलिगो भी इधर समझ लेते हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ इसका मतलब होगा लॉन्ग लॉन्ग साइकिल्स। और यह लिखोगे इनफ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का मतलब बार बार, और इनफ्रीक्वेंट का मतलब बार बार नहीं, इनफ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन, इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका मतलब कि हम बात करें कि लॉन्ग साइकिल, अब लॉन्ग मतलब कितना, बिल्कुल ठीक। यहीं पर भी हमें पता है कि जो नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 21 से लगा कर 35 डेज का होता है। तो हमने शॉर्ट में तो हमने बता दिया कि भाई वो शॉर्ट होगा कि अगर वो 21 दिन से कम होगा। तो लॉन्ग मतलब हमें समझना है कि अगर वो पीरियड है वो 35 डेज से ज़्यादा, 35 डेज से ज़्यादा अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम आ रहा है, कि अगर कोई महिला में 35 डेज से ज़्यादा दिन, यानी कोई महिला में 40 दिन से वो मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, कोई महिला 38 डेज से मेंस्ट्रुअल साइकिल में आ रही है, तो इसका मतलब वो पूरे साल में मेंस्ट्रुअल साइकिल में ज़्यादा टाइम आएगी कम टाइम में आएगी? कम आ गए ना भाई। देखो एक नॉर्मल महिला है वो 28 दिन से मेंस्ट्रुअल साइकिल में आती है, और वही महिला अगर वो 40 दिन में आ रही है, तो ये 10 दिन उसके तो महीने में कम पड़ गए ना, क्यों? अगले महीने की मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 दिन तो ये खा गई। तो इसका मतलब वो साल के अंदर 8-9 टाइम ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में आएगी, क्योंकि धीरे धीरे 10 दिन 10 दिन 10 दिन वो कम होंगे, तो साल के अंदर तो 2-3 महीने कम हो जाएंगे ना भाई। जैसे 10 दिन 10 दिन और 10 दिन, तो महीने में 30 दिन ही होते हैं, तो इसका मतलब एक साइकिल खा गया ये तो ओलिगो। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मेंस्ट्रुअल पीरियड में 35 डेज का समय से ज़्यादा साइकिल आता है तो उसको लॉन्ग साइकिल कहते हैं। तो लॉन्ग मतलब ठीक है, परंतु यहाँ पर ओलिगो का मतलब ये पूरे एक ईयर के बारे में बात कर रहा है। तो इसका मतलब साल में वैसे तो 12-13 टाइम आनी चाहिए थी, परंतु ये 8 से 9 टाइम ही आ रही है, 8 से 9 टाइम ही साइकिल आ रहा है। तो इसका मतलब ओलिगो मतलब कम हो गया ना, और पोली में 15-16 टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल में आ रही है, इसका मतलब वहां पर वो पोलीमेनोरिया हो गया। ठीक है, चलो। क्या इतना समझ में आया आपको कि जो मैंने आपको चीजें पढ़ाई है आपको समझ में आई? आई तो हम आगे बात करते हैं। बताओ, देखें करें क्या, बताओ करें आगे बात? यस गाइस, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अगली बात करते हैं, एग्री विद मी? क्या समझ में आया? हाँ जी, मेहनत तो करनी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना? हाँ जी गाइज, आगे हम बात कर लेते हैं गाइज। हम बात कर लेंगे मेट्रो मेट्रोरेजिया के बारे में। किसके बात करते हैं? मेट्रोरेजिया। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? मेट्रोरेजिया का मतलब क्या होता है? मेट्रो मतलब मेट्रो ट्रेन देखी है भाई। मेट्रो ट्रेन में कौन कौन बैठा है? तो आपको पता है कि मेट्रो यहाँ से स्टार्ट हुई फिर रुकी, यहाँ से स्टार्ट हुई फिर रुकी, यानी मेट्रो है वो छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकती रहती है। तो ऐसा ही कुछ हमारा मेंस्ट्रुअल पीरियड होगा। तो ये मेट्रो ट्रेन है वो जैसे रेलवे स्टेशन से सिविल लाइन गई, रामनगर गई, श्यामनगर गई, आतिश मार्केट गई, मानसरोवर गई, तो बीच में ये सीधी डायरेक्ट नहीं जाती है, ये रुक रुक कर ये मेट्रो जाती है ना? तो फॉर एग्जांपल कि हाँ ये मेट्रो ट्रेन, हमने नाम पढ़ा है ना मेट्रो, इसलिए हमने इसका नाम ही कुछ मेट्रो ट्रेन के हिसाब से बता दिया, है ना? ओके, अब समझो कि इसे मतलब क्या है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं इरेगुलर इरेगुलर ब्लीडिंग, इरेगुलर ब्लीडिंग। और हाँ जी, और यह लिख दूं मैं इंटरमेंस्ट्रुअल इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी।
अब देखो मतलब ये है गाइज, इसकी परिभाषा तो हमने यही लिख दी। देखो एक तो होता है रेगुलर। रेगुलर का मतलब नियमित। नियमित का मतलब जो महिला मेंस्ट्रुअल साइकिल में आई, उसका कम से कम वो 3 से 5 दिन या 7 दिन तक वो उसका पीरियड आया और उसमें ब्लीडिंग हो गई। और एक ऐसा पीरियड है जिसके अंदर इरेगुलर होती है, और इरेगुलर का मतलब यहाँ पर अनियमित। तो किसी महिला में, जैसे आज मेंस्ट्रुअल साइकिल में आई वो महिला, तो आज ब्लीडिंग हुई, फिर रुक गई, शाम पड़ी, वापस ब्लीडिंग आई, सुबह हुई, फिर वापस ब्लीडिंग आई, रात भर ब्लीडिंग नहीं हुई, फिर सुबह ब्लीडिंग आई, फिर शाम दोपहर में कुछ नहीं हुआ, शाम को ब्लीडिंग हुई। तो ऐसी कुछ ब्लीडिंग होती है, सुबह शाम दोपहर रुक रुक कर ब्लीडिंग होती है, उसको मेट्रोरेजिया कहते हैं। आपके कम्युनिटी में आप एक हेल्थ केयर वर्कर हो, तो आपसे ऐसी महिलाएं कंप्लेन करेगी, नर्स भाई जी मेरे ये दिक्कत है, प्लीज़ डॉक्टर साहब मेरे को ये बताओ कि भाई सुबह ब्लीडिंग हुई, पूरे दिन नहीं आई, शाम को वापस आ गई, ये क्या माजरा है। तो इसका मतलब आप बोलोगे तुम्हें मेट्रोरेजिया हुआ है, वो बोलेगे हाय राम ये क्या हो गया। तो आपको डरना नहीं है, आपको बताना है देखो ये स्थिति होती है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की अबनॉर्मलिटी है, ऐसा होता है। डरने वाली बात नहीं है। आप डॉक्टर साहब को दिखा के आओ, कुछ जांचें करवा के आओ, ताकि हम चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, हम मेडिसिन से ये ठीक हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। क्या बात करें, क्या आगे बात करें, बताओ देखें। ओके ओके, यस गाइज, आगे बात कर लेते हैं नंबर। ओके, एक और कंडीशन के बारे में बात करते हैं गाइज। देखो दो चीज़ें होती है, मैं आपके सामने दो चीज़ें लिख रहा हूँ, हालांकि हमने अब नॉर्मलिटी बाकी है अभी। देखो व्हाट इज ए यू बी, अभी बताया ना। ए यू बी का मतलब क्या होता है, एंड एक होता है व्हाट इज डी यू बी। हाँ जी, ये जीवन में दो संरचना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है गाइज। यहाँ पर मतलब पहले तो ए यू बी का मतलब बता दो मुझे। अरे मेरे बच्चों, हमने सबसे पहले जब आपको परिभाषा लिखी तो वहाँ पर ऐसा लिखाया एटिपिकल, एटिपिकल यूटराइन ब्लीडिंग, एटिपिकल यूटराइन ब्लीडिंग। और डीयूबी का मतलब होता है डिसफंक्शनल। डीयूबी का पूरा नाम होता है डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। पहले तो हम समझते हैं कि हाँ, हमने एयूबी की परिभाषा तो मुझे पढ़ी है, एनी डेविएशन ऑफ द नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई अबनॉर्मलिटी होती है तो उसको हम ए यू बी बोलते हैं, एटिपिकल यूट्राइन ब्लीडिंग बोलते हैं। यही तो सही है ना, ये बात जो कह रहा हूँ यही है सही बात तो। हाँ सर बिल्कुल यही बात है। तो इसका मतलब हम दोनों की परिभाषा में क्या फ़र्क है बताओ। तो समझते हैं कि मीन्स एक्सेसिव, मीन्स एक्सेसिव ब्लीडिंग, excessive bleeding due to excessive bleeding due to some cause, due to some cause, cause, due to some cause। वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को समझना कि जो, हालांकि देखो हमने एक चीज पढ़ी कि भाई जो डिसऑर्डर के अंदर ब्लीडिंग ज्यादा होती है उसको डिसऑर्डर ही बोलते हैं। तो क्या होता है कि इसका ए यू बी का मतलब ये होता है कि जो मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग जो ज़्यादा हो रही है उसका कुछ कारण है, उसका कुछ कारण है, उसके कारण ये ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो उसका कारण क्या क्या हो सकता है, अभी जब हमने पढ़ा था एटिपिकल यूटेराइन ब्लीडिंग के अंदर हमने नहीं पढ़ा क्या, जस्ट एग्जांपल, जैसे वो कारण क्या क्या हो सकते हैं हमने पढ़ा अभी, यूटेराइन फाइब्रॉइड, हमने पढ़ा यूटेराइन पोलिप, कि यूट्रस के अंदर कुछ गांठ ट्यूमर बन गया है। और हमने पढ़ा, या हमने पढ़ा कि कोई पैथोलॉजी, पैथोलॉजी का मतलब कोई इन्फेक्शन हो गया, पैथोलॉजी, यही तो हुआ ना। इसका मतलब किसी कारण से अगर यूट्राइन ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो उसको एटिपिकल यूट्राइन ब्लीडिंग बोलते हैं। तो फिर ये क्या है,
ये क्या है भाई साहब? तो भाई और बहनों, ये व्हाट इज द DUB, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग का मतलब यहाँ पर क्या है? तो वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन राइट। यहाँ पर भी ब्लीडिंग तो एक्सेसिव ही होती है, ब्लीडिंग तो यहाँ पर एक्सेसिव होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग, एक्सेसिव यहाँ पर ब्लीडिंग तो होती है, बट विदाउट एनी, वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट एनी कोज, बिना किसी कारण की होती है। देखो भाई, सीधी सी बात है। अब समझना, आप बोलोगे सर ये फिर क्या हो गया डिस्फंक्शन? देखो देखो, बहुत टाइम महिलाएं डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर साहब मेरी यूट्राइन ब्लीडिंग ज़्यादा होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। डॉक्टर साहब ने सारी जांचें करी, डॉक्टर साहब बोले यार सोनोग्राफी सही है, CBC सही है, कोई इन्फेक्शन भी नहीं है, क्या दिक्कत है? हाँ, तो वहाँ पर देखो कई बार क्या होता है कि कुछ दिक्कत डायग्नोस ही नहीं होती है और वो दिक्कत होती भी है। ऐसा आपने अपनी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे कि डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो जांच में कुछ आता ही नहीं है, डॉक्टर ने बोला कि सही है बट मेरे को तो दिक्कत है। तो उस प्रकार की स्थितियों को हम बोलते हैं डिसफंक्शनल, बोलते हैं कि काम सही नहीं हो रहा है। समझ में? हाँ, कुछ कारणों से काम सही नहीं हो रहा है वो समझ में आता है, परंतु बिना किसी कारण के अगर हमारा फंक्शन लॉस हो जाता है, कुछ 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 छोटी मोटी अबनॉर्मलिटीज के कारण जो कि डायग्नोस करने पर आती ही नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। हाँ, इसमें ब्लीडिंग एक्स्ट्रा होती है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, परंतु परंतु विदाउट एनी कोज, बिना किसी कारण के। बड़े से बड़ा धुरंधर ये बात बता दे तो आप मेरे से बात कर लेना कि दैट इज द मीन्स। समझ में आया कि नहीं आया? यू आर ए जीनियस इफ यू आर ए स्टडी विथ मी। हैव यू अंडरस्टैंड गाइज कि आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना? तो आपको आपका लेवल मतलब अच्छा लेवल है अगर आप ये चीज़ें जानते हो, नॉर्मली किसी को नहीं पता होती है ये, ठीक है? चलो चलो चलो, आगे बात करें क्या, बताओ देखे। हाँ जी, ओके। आगे मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ गाइज। हाँ जी, हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेट वेट, कि वो वोट टू डू व्हेन फीमेल कम्स विथ एक्सेसिव ब्लीडिंग, कि महिला है वो कौन कौन सी स्थितियों में ज़्यादा ब्लीडिंग की कंप्लेन लेके आएगी, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, हमारे कम्युनिटी में जो पेशेंट आएंगे वो कब आएंगे, तो वोट आप लिखना गाइज, वोट टू डू, वोट टू डू when when a female when a female come with with excessive bleeding, कि आप क्या करोगे जब महिला ज़्यादा ब्लीडिंग का केस लेके आएगी? तो करोगे ना कुछ तो, कि हाथ बांध के बैठ जाओगे? बैठेंगे तो नहीं सर, काम तो करेंगे, महिला को सेटिस्फाई ही करेंगे, कम से कम साइकोलॉजिकल सपोर्ट ही देंगे। परंतु अगर आपको ये चीज़ें पता होगी तभी तो आप ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट दोगे। तो व्हाट्स गोइंग ऑन इट द सी एट द गाइज, इट द मतलब ए पेशेंट, एज ऑफ द पेशेंट, ओके ओके, एज ऑफ द पेशेंट के बारे में हम बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो सी द एज ऑफ पेशेंट, हम बात करेंगे कि कौन कौन से पेशेंट होंगे जो ऐसी कंप्लेन लेके आएंगे। तो हमारे पास में मल्टीपल टाइप के पेशेंट होंगे कि डॉक्टर साहब मेरे वेजाइनल ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है मेंस्ट्रुअल के दौरान। डॉक्टर साहब बोलेंगे उम्र क्या है, उम्र पूछते हैं ना, तो देख लें कि कौन सी उम्र में क्या करना है, वो बातें समझते हैं। करना तुम्हें नहीं है, यू आर ए नर्स गाइज, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि आप एक नर्स हैं, बिना किसी ज़रूरत के आपको, आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, बट आपको मेडिसिन के बारे में पता होना चाहिए, आपको डायग्नोस के बारे में पता होना चाहिए कि इन स्थितियों में ऐसा करा जाता है। समझ में आया? तो ठीक है, बात कर लेते हैं। तो जस्ट स्टार्टेड हर पीरियड, अगर कोई बच्ची का जस्ट स्टार्टेड हर पीरियड, कि उसका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो अभी स्टार्ट ही हुआ है, मतलब बच्ची का मेनार्क ही हुआ है। क्या लिखूंगा मैं इधर, कि कोई बच्ची आती है कि मेरा पीरियड है वो मेनार्क, ठीक है,
कि डॉक्टर साहब मेरे लास्ट मंथ से ही पीरियड स्टार्ट हुए हैं, मतलब मेरी शुरुआत यहीं से हुई है, तो डॉक्टर साहब बोलेंगे। तो इसका मतलब पहली बात तो ये कि उसको आप क्या बोलोगे? पहली बात तो हाँ ठीक है कि भाई एक्सेसिव ब्लीडिंग का मतलब तो आप क्या होता है भाई, एक्सेसिव ब्लीडिंग का मतलब तो मिनोरेजिया होता है ना। एक्सेसिव ब्लीडिंग का मतलब मिनोरेजिया होता है। तो कोई बच्ची आती है और वो कहती है कि डॉक्टर साहब मेरे तो ब्लीडिंग है, वो मेरा पीरियड है वो लास्ट मंथ से स्टार्ट हुआ है। तो डॉक्टर साहब बोलेंगे ओके। तो पहली बात तो कि अगर कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी का जल्दी शुरू हुआ है तो उसको क्या बोलोगे? तो कार्ड एज, उसको बोलोगे कार्ड एज प्यूबर्टी मेनोरेजिया। प्यूबर्टी मिनोरेजिया। यहाँ पर बात को थोड़ा समझना कि कोई भी बच्ची का अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ ही है तो उसको किस टाइप का मिनोरेजिया बोलेंगे। देखो सबसे पहले हमने जब एक टाइप पढ़ा था तो वहां पर हमने लिखा था मिनोरेजिया, और मिनोरेजिया का मतलब ही होता है एक्सेसिव ब्लीडिंग। तो मैं कुछ केसेज के बारे में ही तो बात कर रहा हूँ कि अगर कोई महिला एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग का कारण लेके आती है तो व्हाट टू डू, आप क्या करोगे? तो हमारे पास में कुछ उम्र के आधार पर हम डिस्कस करें कि किसी बच्ची का मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ है। तो पहली बात तो अगर किसी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ है तो उसको बोलेंगे प्यूबर्टी मिनोरेजिया, क्योंकि बच्ची का मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ ही है तो उसको प्यूबर्टी मिनोरेजिया बोल दिया, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल आई है, अभी शुरू ही हुआ है। क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? करेंगे मैनेज बाय ड्रग। हम मैनेज करेंगे, दवाई के द्वारा मैनेज करेंगे। क्या करेंगे? हम दवाई के द्वारा मैनेज करेंगे। समझ में आया? नेवर डू, बात को गांठ बांध लेना। नेवर डू, उस बच्ची में तुम क्या नहीं करोगे? नहीं करना है। ज्यादा डॉक्टर नहीं बनना है तुम्हें, डॉक्टरों को ही डॉक्टर नहीं बनना है। यहाँ पर जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ कि देखो कि कोई बच्ची ऐसी कंप्लेन लेके आती है जिसका पीरियड स्टार्ट ही हुआ है और आपको है वो मैनेज करना है वो ड्रग्स के द्वारा, दवाई के द्वारा। भाई वो बोल रही है पेट दर्द हो रहा है तो पेट दर्द की दवाई दो, वोमिटिंग की दवाई दो, एनीथिंग, मतलब जो सिम्टम के आधार पर मैनेजमेंट है वो करना है। परंतु क्या नहीं करना है वो बात को ध्यान रखना है। ठीक है ना? अब लिख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि यस यस यस। तो आप लिखना इन प्यूबर्टी मिनोरेजिया, इन प्यूबर्टी मिनोरेजिया फीमेल। अब फीमेल ही होती है वो तो कोई बात नहीं। तो क्या क्या नहीं करना है वो मैं आपको बात बता रहा हूँ गाइज। ओके, तो मैं को क्या क्या नहीं करना है वो मैं आपको बात बता रहा हूँ। ओके, ज़्यादा ऊपर गया। ओके, दिख रहा है क्या? अभी बताओ मुझे। ओ गॉड। हाँ, तो क्या नहीं करना है तो सबसे पहले लिख लो पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। बेटा आप मैम सर नर्स भाई जी आपको, गाइज आपको उस महिला के वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना है कि हाथ में ग्लव्स पहने और आपने पीवी कर दी, नहीं करना है। ठीक है ना? चलो, दूसरा मैं बात बता रहा हूँ कि उसके अंदर आप डायलेशन क्यूरेटी नहीं करोगे। डायलेशन एंड क्यूरेटेज, कि डॉक्टर बोलता है ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, आओ इधर आ जाओ, सो जाओ, है ना, आपका डीएनसी कर देते हैं। तो कभी भी डी एंड सी भी नहीं कराना होता है। गाइस देखो कुछ डॉक्टर है वो पैसों के लिए कुछ भी कर देते हैं, परंतु आप एक नर्स हो, आपको अपने कम्युनिटी के लिए ये चीज़ें आपको ज्ञान होना चाहिए कि किसी महिला का पीरियड स्टार्ट हुआ है, वो बच्ची अभी पीरियड में स्टार्ट आई है, वो बोल रही है मेरे पेन हो रहा है, मेरे ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो आप उसको दवाई से मैनेज करोगे, मतलब डॉक्टर मैनेज करेगा। और डॉक्टर और आप है वो है ना, आप वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना है और उसका डीएनसी भी नहीं करना है, दवाई से ही मैनेज करना है, अदरवाइज नॉट ए गुड चॉइस, अदरवाइज ये काम नहीं करना है आपको। क्या समझ में आ गई? ठीक है, चलो आगे हम बात कर लेते हैं। हाँ जी, पहला हमने हमने एक नंबर कंडीशन में आपसे बोला था कि हमने क्या करने का, हम तीन स्थितियों के बारे में बात कर रहे थे, है ना, कि कोई आती है महिला तो पेशेंट की जस्ट स्टार्ट हुआ है तो उसको अपन क्या करेंगे,
अब नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर कोई महिला है वो आती है रिप्रोडक्टिव एज वाली, रिप्रोडक्टिव एज वाली, और वी ऑल नो दैट, हम सब जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव एज होती है वो कितनी होती है, रिप्रोडक्शन मतलब 15 से 49 ईयर, है ना भाई। ठीक है, बच्ची बड़ी हो गई है, अब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हुए उसको 2-3 साल हो गए हैं, और फिर वो महिला बोलती है कि मेरे एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर क्या करना है। ठीक है, ओके। और अगर मैं बात करूं नंबर एक और स्थिति में, ओके, और आप यहाँ पर बोलोगे पेरी पेरीमिनोपॉजल पेरीमिनोपॉजल फीमेल, कि किसी महिला का मिनोपॉजल एज वो पास में आ रहा है, यानी कोई महिला है वो 40 ईयर के पास में है। देखो, या तो कोई महिला है वो बड़ी हो गई है, हालांकि इसकी बेस्ट एज यहाँ पर बात करें रिप्रोडक्शन की तो वो यहाँ पर होगी 25 से लगाकर 49 ईयर। रिप्रोडक्शन मतलब माँ बनने वाली उम्र पूछ रहा है ये, है ना वैसे तो। हाँ जी, ये समझना है। हालांकि रिप्रोडक्टिव एज इसको भी मान सकते हैं, बेस्ट तो यही है। बाकी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हम बात कर रहे हैं तो 25 से 29 हम बेस्ट मानते हैं, ठीक है ना। ओके, बाकी ठीक है, तुम दोनों याद रखो, बाकी बेस्ट ये याद रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, डॉक्टर नहीं बनना है हमें, ठीक है। अभी देखो, मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास में ये दोनों प्रकार की अगर महिला आती है, और पेरी मीनोपॉजल का मतलब कि भाई वो 45 ईयर के बाद में वो मीनोपॉज में आने वाली है ना, 49 ईयर के बाद, नई गाइडलाइन मतलब 49 ईयर के बाद वो मीनोपॉज में आने वाली है, और वो महिला कंप्लेन करती है कि डॉक्टर साहब मेरे वेजाइनल ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो तुम क्या करोगे, है ना। तो आपको क्या करना है, करना मतलब करना कुछ नहीं है, आपको जानकारी देनी है कि उसकी पहले तो आप उसको क्या करना है कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करनी है। क्या करनी है, प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। पहले तो भाई उसका यूपीटी टेस्ट करो आप, यूपीटी, ठीक है, यूरिनरी टेस्ट करो। इसका मतलब आपने जब यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वहाँ पर वो यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट है वो क्या आ गया, वो नेगेटिव आ गया। क्या आ गया गाइज, वो यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ गया, तो ठीक है, आगे हम प्रोसीड करेंगे। और रही बात जब हमने प्रेगनेंसी टेस्ट करा तो इसका मतलब वो पॉजिटिव आता है, तो महिला के अंदर हम क्या करेंगे, आगे कुछ और कंडीशन करेंगे। तो क्या करेंगे, उसका जो महिला का जो रूल आउट जो प्रेगनेंसी है वो नेगेटिव है, बिल्कुल टेस्ट करना जरूरी है क्योंकि हमें हार्मोन का चेंजेस देखना पड़ेगा। और हमने जब टेस्ट करा तो वहाँ पर फिर नेगेटिव आने के बाद मैं क्या कराऊंगा गाइज, देन डू क्या कराएंगे, अल्ट्रा, देन डू ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करवाएंगे। देखो, ट्रांसवेजाइनल में क्या होता है गाइस, ये हमारा यूट्रस होता है। तो वैसे हम देखो सोनोग्राफी दो तरीके से करते हैं, एक तो डायरेक्ट है वो एब्डोमेन के ऊपर रख दे तो उसको एब्डोमिनल सोनोग्राफी बोलते हैं। एक क्या करते हैं कि वेजाइना के अंदर सोनोग्राफी का प्रोब डालते हैं और फिर सोनोग्राफी करते हैं, तो उसको आप बोलते हैं कि ट्रांस वेजाइनल, उसको अपन TVS बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं, TVS, उसको बोलते हैं ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी बोलते हैं, ठीक है ना, अल्ट्रासाउंड बोल दो। ओके, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी कराई और तो भी महिला के अंदर कुछ ज़्यादा कोई फाइब्रोइड वगैरह नहीं आया, तो फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको फर्स्ट क्या करना है, ट्राई ड्रग्स टू टू डिक्रीज ब्लीडिंग। कि डॉक्टर है वो सबसे पहले करेगा कि वो दवाई देगा ब्लीडिंग को कम करने वाली, हम बताएंगे आपको कौन कौन सी दवाई होती है गाइज, ठीक है। वो ट्राई करेगा, वो ब्लीडिंग को कम करने का ट्राई करेगा। इसके बाद में बात करूं कि ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, तो भी उस महिला की जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप नहीं होती है, ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, कि उस महिला की जो ब्लीडिंग होती है वो स्टॉप नहीं होती है, तो फिर क्या करते हैं कि फिर हम क्या करते हैं कि एंडोमेट्रियल एंडोमेट्रियल बायोप्सी। फिर क्या करते हैं कि उस महिला की जो एंडोमेट्रियम होती है वहां पर हम क्या लेते हैं, बायोप्सी लेते हैं। आप जानते हो गाइज बायोप्सी का मतलब क्या होता है, बायोप्सी का मतलब ये एक प्रकार का सैंपल ही होता है, सैंपल मतलब एक प्रकार का ये नमूना ही होता है, परंतु इस नमूने में क्या होता है आपको पता है,
कि यहाँ पर होता है लाइव टिश्यू सैम्पलिंग, कि हम टिश्यू को लाइव तोड़ के लैब के अंदर भेजते हैं, फिर हम यहाँ पर क्या करवाते हैं, जांच करवाते हैं। क्या करवाते हैं, जांच करवा लेते हैं। और एंडोमेट्रियम टिश्यू के अंदर हम रूल आउट करते हैं कि भाई उसको कोई कैंसर तो नहीं है, उसके एंडोमेट्रियम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर वो कैंसर वगैरह की कोई दिक्कत नहीं आती है तो फिर हम D&C करवाते हैं। क्या करवाते हैं गाइज, D&C करवाते हैं। मतलब D&C का पूरा नाम पता है ना आपको, डायलेशन एंड क्यूरेटी। डायलेशन एंड क्यूरेटीज का मतलब उसकी सफाई करवाते हैं यूट्रस की, ताकि सफाई करने से जो खराब एंडोमेट्रियम वगैरह है वो टूट के बाहर आ जाए और उस महिला की जो ब्लीडिंग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आया। तो हमने दो तरीकों से हमने कुछ मैनेजमेंट करने का कोशिश करा है। ठीक, बिल्कुल ठीक, समझ में आया। कि हवा में जा रहा है, बताओ देखें, बताओ। ऑल आर गोइंग वेल, समझ में आ रहा है। बिल्कुल ठीक है गाइज। हाँ जी, आगे कुछ और स्पेशल बातें कर लेते हैं कि ड्रग यूज टू ट्रीटिंग एक्सेसिव ब्लीडिंग, कि कौन सी दवाइयाँ होती है यूज फॉर एक्सेसिव ब्लीडिंग। एक्सेसिव ज़्यादा जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकने वाली दवाइयाँ कौन कौन सी है, तो आप लिखना कि एक्सेसिव ब्लीडिंग इन 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 एनी एज ग्रुप, की विभिन्न प्रकार की उम्र के अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ देते हैं। ठीक है, चलो लिख लेते हैं गाइज। तो सबसे पहले एक दवाई का नाम है, मैं लिख देता हूँ ट्रांजेमिक एसिड। ट्रांजेमिक एसिड आती है बेटा, इसकी जो इसकी ट्रांजेमिक एसिड देती है ना, इसका टेबलेट भी आता है और इसका इंजेक्शन दोनों आते हैं। ठीक है ना, ये याद रखना आप। और मैं वेजाइनल ब्लीडिंग को कम करने के लिए मैं ओसीपी दूंगा। क्या दूंगा, ओसीपी का मतलब होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दूंगा। क्या दूंगा, पिल दूंगा। और पिल में क्या होता है भाई, भाई पिल के अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन होता है। और पिल के अंदर क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। क्या आपको एक यहाँ पर बात याद है गाइज, कि हमने जब लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा तो हमने बताया कि जो एस्ट्रोजन है अगर वो ज़्यादा मात्रा में हो जाता है इन फीमेल, तो वहाँ पर यूट्राइन कैंसर हो सकता है, एंडोमेट्रियम कैंसर हो सकता है। इसीलिए कॉन्ट्रासेप्शन मेथड में खाली एस्ट्रोजन नहीं दिया जाता, उसके साथ प्रोजेस्टेरोन भी दिया जाता है, ताकि दोनों का लेवल बना हुआ रहे। याद है ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, चलो इसके बाद यहाँ पर हम बात करें तो हम प्रोजेस्टेरोन भी दे सकते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो एंडोमेट्रियम है वो टूटेगी नहीं और ब्लीडिंग भी कम होगी। तो हमने यहाँ पर ऐसी कुछ दवाइयाँ देते हैं, वो सब प्रकार के अंदर देते हैं। ठीक है ना, ओके। एनी एज ग्रुप मतलब कि ऊपर वाली के अंदर। एक और बात गाइस, अगर इसी स्थिति में अगर कोई महिला, अगर इसी स्थिति में अगर कोई महिला है वो 40 ईयर से ज़्यादा है, कि मोर देन 14 ईयर्स फीमेल, अगर 14 ईयर की महिला में 40 ईयर के बाद की महिला में अगर वो एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग का कंप्लेन करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का कंप्लेन करती है, तो वहाँ पर आप सर्जिकल मेथड के द्वारा काम करोगे। सर्जिकल मेथड के द्वारा काम करोगे। और वो सर्जिकल मेथड से क्या काम करोगे, आप हिस्टेक्टोमी कर दोगे गाइज। आप क्या करोगे, हिस्टेक्टोमी कर दोगे। और हिस्टेक्टोमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूट्रस। आप क्या कर दोगे, रिमूव यूट्रस। अब यूट्रस ही हटा दोगे तो कहाँ से ब्लीडिंग होगी, क्योंकि 40 साल के बाद, क्योंकि आने वाले 3 4 5 साल में तो वो महिला का वैसे भी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकने वाला है, तो अभी लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो अब टेबलेट से काम नहीं चलाएंगे। महिला को तो बोल देंगे कि महिला जी आपका यूट्रस है वो बाहर निकला लो, ताकि और ज़्यादा आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। नहीं तो ये ब्लीडिंग 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 से परेशान हो जाओगे, एनीमिया हो जाएगा। यही तो बात बोलते हो, यही तो बात बोलते हो ना। चलो ठीक है, बोलते हो तो आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो ओके गाइस। तो देखो हमने एक्सेसिव ब्लीडिंग की कोई महिला कंप्लेन लेके आती है तो हमने कुछ ऐसा कंडीशन के बारे में आपको बताया।
तो लास्ट में हमने यस 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 कितना नंबर पढ़ा था, मीन्स हमने 5 नंबर पढ़ा था, ठीक है ना। तो 5 नंबर के बाद नंबर 6 के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। नंबर 6 जो डिसऑर्डर के 6 नंबर टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। हम लिखते हैं डिसमेनोरिया। वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक बच्ची हर एक महिला इसका कंप्लेन करती है, डिसमेनोरिया डिसमेनोरिया हो गया। क्या होता है डिसमेनोरिया, आइए समझते हैं गाइस। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डिसमेनोरिया का मतलब होता है ड्यूरिंग पेन ड्यूरिंग क्या बोलते हो, पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान, पीरियड के दौरान अगर किसी महिला को पेन होता है तो उसको डिसमेनोरिया कहा जाता है। ये बहुत सारी महिलाओं का कंप्लेन होता है गाइस। तो एज ए यू आर ए ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, एज ए यू आर ए नर्स, है ना, जनरल नर्स मिडवाइफ, बीएससी नर्सिंग वाले हो, एमबीबीएस वाले हो, तो सब आपको ये बात समझनी है कि व्हाट यू मीन, ये डिसमेनोरिया क्यों होता है, यहाँ पर इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से आप पढ़ना गाइस कि डिसमेनोरिया है वो क्या होता है। तो देखो हम बात करें कि डिसमेनोरिया है वो 2 तरह का होता है। एक तो होता है प्राइमरी डिसमेनोरिया, ठीक है, प्राइमरी डिसमेनोरिया। और एक हमारा होता है सेकेंडरी डिसमेनोरिया, सेकेंडरी डिसमेनोरिया, ठीक है गाइस। तो 2 तरह के डिसमेनोरिया होते हैं, प्राइमरी डिसमेनोरिया और एक होता है सेकेंडरी डिसमेनोरिया। आइए बात करते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। चलो लेट्स कंटिन्यू गाइस। तो हम बात करने वाले हैं कि देखो प्राइमरी डिसमेनोरिया का कारण क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। को देयर इज नो रीजन ऑफ पेन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बात कही है, देयर इज नो रीजन ऑफ पेन। देखो आजकल की जितनी भी बच्चियां हैं जो अभी अभी 12-13 साल की हुई हैं, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ है, तो महिलाएं बहुत, वो बच्चियां हैं वो बहुत कंप्लेन करती है कि मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से पहले ही मेरा पेन स्टार्ट हो जाता है, तो उसको डिसमेनोरिया ही बोलेंगे, और पेन के दौरान ही रहता है तो वो डिसमेनोरिया ही है। तो इसका मतलब देयर इज ए नो, इसका मतलब उस बच्ची में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, बिल्कुल उस महिला बच्ची में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी उसका क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उसको पेन हो रहा है। इसका मतलब उसको बोलेंगे प्राइमरी डिसमेनोरिया। क्या बोलेंगे, प्राइमरी डिसमेनोरिया। बेटा आपको ये चीज़ें आनी चाहिए गाइस। बात करते हैं सेकेंडरी डिसमेनोरिया के बारे में। तो देयर इज ए सम पेल्विक पैथोलॉजी, यहाँ पर कोई ना कोई कारण ही होगा। कि हम बात करेंगे कि कौन सी महिलाओं में सेकेंडरी डिसमेनोरिया मिलेगा और कौन सी महिलाओं में प्राइमरी डिसमेनोरिया मिलेगा। तो पहले हम मैं प्राइमरी डिसमेनोरिया के बारे में आपसे बात करता हूँ, ठीक है। तो लेट्स गोइंग ऑन कंटिन्यू गाइज, हम बात करने वाले हैं प्राइमरी डिसमेनोरिया। और मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है कि प्राइमरी डिसमेनोरिया का मतलब होता है कि देयर इज नो रीजन फॉर पेन, कि दर्द का कोई कारण नहीं होता है, दर्द का कोई कारण नहीं होता है, तो भी पेन होता है। देखो कहानी कुछ ऐसी है। ये कौन कौन सी बच्चियों में देखने को मिलेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 1 बाय लिखते हैं कि सीन इन यंग फीमेल, जो बच्चियां छोटी है, जवान है, अभी छोटी छोटी है, 18 साल की, 20 साल की, वो जवान है, 25 साल की भी जवानी होती है, उन बच्चियों के अंदर मिलेगा। यानी 12-13 से लगाकर 25 तक मान लो आप, है ना, कि उन बच्चियों में, यंग फीमेल बोल दिया ना तो थोड़ा समझदार हो तुम। तो यंग फीमेल के अंदर मिलता है, सीन इन यंग फीमेल, समझ में आया, ओके, सीन इन यंग फीमेल, ओके। मैं बात करूं पेन, और बताऊं कि पेन कहां पर होता है, पेन इज सेंट्रलाइज्ड, पेन इज सेंट्रलाइज्ड, और या आप बोलते हो सुप्रा प्यूबिक पेन होता है, सुप्रा प्यूबिक एरिया। देखो भाई हम बात करते हैं कि महिला का ये जो एरिया होता है उसको अपन सुप्रा प्यूबिक, प्यूबिक ही तो बोलते हो,
ये प्यूबिक हो गया, प्यूबिक के थोड़ा ऊपर और बोल दो सुप्रा प्यूबिक पेन होता है। और सेंट्रलाइज का मतलब कि वो बीच में पेन होता है। समझ में आया? जब हिस्ट्री कलेक्शन करोगे तो वो बच्चियां बताएगी तो आप और समझ लेना ज़्यादा। ठीक है। ये कब होता है स्टार्ट? ये ये जो डिस्मेनोरिया का जो दर्द होता है वो स्टार्ट कब होता है? स्टार्ट 1 to 2 डेज बिफोर 1 to 2 डेज बिफोर मेंस्ट्रुएशन। कि डिस्मेनोरिया वाली बच्चियों में जो दर्द होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो दर्द होता है वो पीरियड से 2 दिन पहले ही हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन कि 1 से 2 दिन पहले ही दर्द होना स्टार्ट हो जाता है कि एमसी साइकिल आएगा आएगा। फाइनली मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, तब उस बच्ची को समझ आती है हाँ अब कुछ आया है। ठीक है ना? चलो चलो चलो। और मैं बात करूं ये बंद कब हो जाता है? तो देखो दर्द है वो कम कब हो जाता है कि दर्द स्टार्ट तो पीरियड से 1 2 दिन पहले ही हो जाता है, बिफोर मेंस्ट्रुएशन। सब साइड, सब साइड का मतलब दर्द कम भी तो होगा ना, कि 5 6 दिन दर्द होगा तो दर्द कम भी हो जाता है विद ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आया और थोड़ा दर्द कम हुआ, फिर बोला सांस आई। समझ में आया ना? ठीक है गाइज, हम बात कर लेते हैं कि इसका इलाज क्या हो सकता है। तो ट्रीटमेंट है वो सिंपल सा ट्रीटमेंट है और मेडिसिन के द्वारा ही करना है। तो या तो उसको आप दवाई दे दो, NASID दे दो, है ना। नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हो? नॉन स्टेरॉयड एंटी एंटी इन्फ्लामेटरी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। अब एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के अंदर बहुत सारी आती है गाइस। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि जैसे आइबुप्रोफेन दे दो, है ना। पैरासीटामोल दे दो, पैरासीटामोल दे दो। दो ठीक है, दो बता दी मैंने आपको, ठीक है ना। ये बेस्ट दवाई है ना। चलो, एक और बात आपको पता है, डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया आल्सो नोन एज, डिस्मेनोरिया को और किस नाम से जानते हैं? उसको बोलते हैं कि स्पाज्मोटिक, स्पाज्मोटिक डिस्मेनोरिया। कि जो डिस्मेनोरिया में जो दर्द होता है ना वो ऐसे ऐसे जैसे, है ना, थोड़ा ऐसे लगता है कि स्पाज्म हो रहा है, कोई एंटन आ रही है रुक रुक के। ऐसे आप वो क्या बोलते हो, आई डोंट नो, स्पाज्म मतलब समझते हो क्या? कि जैसे रुक रुक के दर्द होना, थोड़ा तेज होना फिर रुकना, थोड़ा तेज, स्पाज्म लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंटन आना जैसे दर्द होता है ना, तो उसको अपन बोलते हैं डिस्मेनोरिया को और किस नाम से जाना जाएगा? तो स्पाज्मोटिक डिस्मेनोरिया के नाम से जाएगा, है ना। यहाँ पर हम वहाँ पर यहाँ पर एक और बात करूंगा ये, तो यहाँ पर मैफेनिक एसिड भी दे सकते हो, मैफेनिक एसिड, मैफेनिक एसिड दे सकते हो, ठीक है ना। मैप्टाइस्पाज के नाम से दवाई आती है, मैफेनिक एसिड भी दे सकते हो। बिल्कुल ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ देखें। यस गाइस, बिल्कुल ठीक। आगे बात कर लेते हैं। तो यस गाइस, हम नंबर सेकंड के बारे में आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि नंबर सेकंड, नंबर 2 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम बात करें सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया क्या होता है? ठीक है, चलो बात करते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। क्या हुआ, थक गए क्या? ऐसे कौन थकता है भाई साहब? सबको पढ़ना है, मेहनत करनी है, कुछ सीखने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। तो दैट्स लाइक गाइस, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के अंदर बात करूं तो इसका मतलब सम देयर इज सम पेल्विक देयर इज सम पेल्विक पैथोलॉजी। हाँ, कि भाई सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो रहा है कि किसी महिला के अंदर पहले तो दर्द नहीं था, कुछ उम्र के बाद उसमें दर्द आया। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कारण है भाई साहब, है ना। बिल्कुल कारण है। तो वो कारण क्या क्या हो सकते हैं? कि जैसे कि मैं बात करूं मोस्ट कॉमन, जो सबसे ज़्यादा जो कारण देखा जाता है वो एंडोमेट्राइटिस देखा जाता है, एंडोमेट्रियोसिस देखा जाता है ना। कि यूट्रस के अंदर कोई कैंसर हो गया, वो सब चीज़ें देखी जाती है ना। कि या तो उसको पीआईडी हो गई, पीआईडी मतलब होता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो गई, तो देखा जाता है। ठीक है।
मैं बात करूं आपसे गाइज कि कौन सी उम्र वाली महिलाओं में यह सेकेंडरी डिस्मेनोरिया देखा जाएगा, तो एक उम्र की बात करें तो एज की बात करें तो 35 ईयर की बाद वाली महिलाओं में ऐसा देखा जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल। पेन लोकल एरिया में होता है, पेन इज लोकलाइज। ठीक है, कि पेन है वो वही प्यूबिक एरिया के साइड में ही होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात गाइज, कि जब हमने प्राइमरी डिस्मेनोरिया के बारे में बात करी तो हमने बोला कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 1-2 दिन पहले है वो दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, परंतु यहाँ पर है वो जो स्टार्ट होता है, स्टार्ट पेन 4 to 7 डे, 4 to 7 डे बिफोर मेंस्ट्रुएशन, कि मेंस्ट्रुएशन से 4 से 7 दिन पहले ही दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। एंड इज नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इज नॉट रिलीव्ड विथ मेंस्ट्रुएशन। बात को समझना, मैं लिख देता हूँ वापस आपके लिए कि सेकेंडरी टाइप की डिस्मेनोरिया में उस महिला को दर्द तो होता है, वो दर्द है वो 4 से 7 दिन पहले ही हो जाता है पीरियड के, और पीरियड आने के बाद भी वो दर्द रुकता ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर इस महिला को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। समझ में आया? इसका मतलब गाइज इसको क्या बोलेंगे? अगर मैं बात करूं प्राइमरी डिस्मेनोरिया को तो मैंने बोल दिया स्पाज्मोटिक डिस्मेनोरिया, है ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सेकेंडरी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया इज आल्सो नोन एज, इसे ये भी कहते हैं, इसे आल्सो नोन एज कंजेस्टिव, इसे क्या कहते हैं? कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया कहते हैं। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है तो कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया कहते हैं। इलाज क्या करेंगे? यहाँ पर बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट क्या करोगे? हाँ जी, ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, जैसा है कारण सिम्टोमेटिक, क्या करोगे? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है ना, जैसा कारण, या आप लिख सकते हो ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ट्रीट द कोज। अच्छा, ऐसा लिख दो, ट्रीट द कोज। भाई अगर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है तो उसको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज को कम करो। कोई ट्यूमर हो गई, गांठ हो गई तो उस गांठ को हटाओ, मैनेज करो। चाहे मेडिसिन से होता है तो मेडिसिन से करो, सर्जरी से होता है तो सर्जरी से करो। सिम्टोमेटिक ये बेस्ट आंसर है कि ट्रीट द कोज, कारणों को हटा दो, तकलीफ अपने आप कम हो जाएगी। यही तो बात हो रही है आपसे, बिल्कुल ठीक। हाँ जी गाइज, एक मैं बात कर लेता हूँ, एक और नाम आप पढ़ते हो, मिटल मर्ज सिंड्रोम। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मिटल मर्ज सिंड्रोम क्या होता है, तो मैं बात करता हूँ। लिखना एग्जाम का आजकल का थोड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन हो गया है कि बताओ मिटल्स मर्ज क्या होता है। मिटल्स मर्ज सिंड्रोम, मिटल्स मर्ज सिंड्रोम के बारे में अगर बात करें तो ये क्या होता है, ठीक है ना। तो यस गाइज, मैं बात करता हूँ पेन एट द टाइम, पेन एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, कि जब ओवुलेशन होता है तब दर्द होता है तो उसको मिटल मर्ज सिंड्रोम कहते हैं। क्या करते हैं? इसे मिटल मर्ज सिंड्रोम कहते हैं। पेशेंट विद कंप्लेन ऑफ द साइक्लिकल पेन एब्डोमेन मिड ऑफ द साइकिल, कि देखो कि मिड ऑफ द साइकिल मतलब क्या हो गया? देखो आपको पता है कि हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 14 दिन, इधर लिख दूं पहला दिन, तो ओवुलेशन है वो 14 दिन होगा, तो बताओ मिड साइकिल पेन ही तो होता है। मिड साइकिल का मतलब आधा साइकिल इधर और आधा साइकिल इधर। तो क्या मैं मिटल मर्ज को सिंड्रोम को आल्सो नॉन एज, मैं इसको मिड साइकिल पेन के नाम से भी जान सकता हूँ क्या? क्या इसको मैं मिड पेन साइकिल के नाम से भी जान सकता हूँ? बिल्कुल जान सकता हूँ। इसका मतलब इसको मिटल मर्ज सिंड्रोम कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया क्या? ओके ओके गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया क्या कि नहीं आया, बताओ देखें।
बाकी ठीक है, देखो एक एक जो वर्ड और मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा डिस्पेरोनिया के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सामने लिख रहा हूँ डिस्पेरोनिया के बारे में। डिस्पेरोनिया का जो मतलब होता है गाइज, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अगर किसी महिला को पेन होता है तो उसको डिस्पेनोरिया कहते हैं। समझ में आया क्या? कुछ सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मैं आपको टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ जो कि आपको आनी चाहिए, ठीक है ना? चलो ओके। एक और चीज मैं देखो आपको बार बार मैं आपको बोल रहा था गाइज कि मेनार्की होता है, मीनोफोज होता है, वो क्या होता है? तो देखो मैं बात करने वाला हूँ मेनार्की के बारे में। वैसे आप सब चीजें जानते हो गाइज। तो मेनार्की का मतलब होता है ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, किसी महिला का पहली बार है वो मेंस्ट्रुएशन आना, यानी आना मतलब ऑनसेट मतलब शुरू होना, है ना? इन फीमेल तो उसको आप बोलते हो मेनार्की बोलते हो। क्या बोलते हो? मेनार्की। मेनार्की की जो उम्र होती है वो होती है 12 से 13 साल होती है। एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है हमारे लिए। क्या मेरी बात समझ में आई? और अगर अगर इफ मेनार्की, अगर कोई मेनार्की है वो 10 साल से पहले हो जाती है तो उसको क्या बोलोगे? इफ मेनार्की अकर इन ए फीमेल लेस देन 10 ईयर, अगर कोई बच्ची में 10 साल से पहले ही अगर उसके अंदर क्या आ गई, मेनार्की हो गई, मेंस्ट्रुअल पीरियड आ गया 10 ईयर ऑफ एज, उसको क्या बोलोगे? तो उसको बोलते हैं प्रीकोशियस प्यूबर्टी। क्या बोलते हो? प्री प्रीकोशियस मेंस्ट्रुएशन बोलो या प्यूबर्टी बोलो, क्योंकि प्यूबर्टी हुई है तभी तो मेंस्ट्रुएशन आया है। तो प्रीकोशियस मेंस्ट्रुएशन बोलोगे, प्रीकोशियस मेंस्ट्रुएशन बोलोगे। दिख रहा है आपको? यहाँ पर दिख रहा होगा। उसको बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुएशन प्यूबर्टी बोलो या प्री मेंस्ट्रुएशन क्या बोलो, मेंस्ट्रुएशन बोलो या प्यूबर्टी, एक ही बात है। एक और सवाल आता है कि सर नई गाइडलाइन से बता दो सर मीनोपॉज का क्या है। तो मीनोपॉज के बारे में बता देता हूँ, मीनोपॉज के बारे में, ठीक है? तो फटाफट लिख लो कि नो नो मोर फॉलिकुल, कि अब कोई फॉलिकुल नहीं है। इन ओवेरी, कि ओवेरी में अब कोई फॉलिकुल नहीं बचा है। तो ना कोई फॉलिकुल है तो ना कोई ओवुलेशन है और ना कोई मेंस्ट्रुअल पीरियड है। सही है? तो इसका मतलब देयर इज परमानेंट, आप सब जानते हो ये चीजें। देयर इज परमानेंट सेसेशन, कि परमानेंट सेज का मतलब होता है स्टॉप, ही होता है गाइस सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कि किसी एक महिला का परमानेंट मेंस्ट्रुएशन है वो रुक जाना है, उसको बोलते हैं मीनोपॉज। यस गाइस, हम बात करते हैं एज के बारे में। तो एज का सवाल आता है बहुत टाइम एज के बारे में, ठीक है? तो इंडिया के अंदर हम एज मानते हैं 47 ईयर। कितनी? 47 ईयर। पहले 45 के बारे में पढ़ते थे, नई नई लेटेस्ट गाइडलाइन, ठीक है? और वर्ल्ड वाइड की बात करें तो देश और दुनिया चाहे कोई सा भी देश है तो अब मानते हैं उसको 51 ईयर, 51 साल की उम्र, है ना? अगर किसी महिला में 40 साल की उम्र से पहले ही अगर उसका पीरियड रुक जाता है उसको क्या बोलते हैं? ये आपके लिए नया सवाल हो सकता है, ठीक है? तो बात कर लेते हैं। इफ menopause if menopause occur in female less than 14 ईयर, ये 40 साल से पहले अगर उसका पीरियड रुक रहा है तो उसको बोलते हैं प्री मैच्योर। क्या बोलोगे? उसको बोलते हैं प्री मैच्योर मीनोपॉज, कि उम्र से पहले ही हो गया ना, उम्र से पहले ही क्या हो गया है, मीनोपॉज हो गया है, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्री मैच्योर मीनोपॉज। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ देखें। हैव यू अंडरस्टैंड एवरीबडी? today's class now we are going to finish. hope you enjoy this class. आज की क्लास में आपने क्या क्या सीखा? आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना
और एक सिंपल सा प्यारा सा कमेंट जरूर डाल देना, ताकि हमारा मोटिवेशन इंक्रीज हो कि हमने जो आपके लिए जो कार्य करा है वो हमारे लिए सफल रहा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, गुड बाय, टाटा, बाय बाय।